जाति जनगणना नहीं, मैं बताऊं, कोई नहीं। देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2018 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कोई प्रोफेसर वाइस चांसलर है ही नहीं। पूरे देश की स्टेट यूनिवर्सिटी को मिलाइए, और ये आंकड़ा भी गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है ओबीसी के लोगों। 596 कुलपति हैं पूरे देश में, 2018 का आंकड़ा है। उसके बाद तो आईटीआई बंद हो गई। 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 यानी 36 कुलपति ओबीसी के, और 550 कुलपति कौन, समझ गए ना? जिन्होंने अपने लिए कुछ और कहा था कि वो कहां से पैदा हुआ है, धरती पर हम उनके अवतार। तो इतना बड़ा शेर की आबादी और वाइस चांसलर 1% भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जज कितने ओबीसी के? अपवाद में एक आध कोई होगा, बाकी आपके सुप्रीम कोर्ट में जज 79% स्टेट में जुडिशरी में उन लोगों के हैं जज जिनकी आबादी 10% है। आपके जज नहीं, प्रोफेसर नहीं, वाइस चांसलर नहीं, मीडिया में आप नहीं, बिजनेस व्यापार में देश के 100 बड़े उद्योगपतियों में से एक भी ओबीसी है क्या? 100 बड़े उद्योगपतियों में से विदेश में पैसा लेकर भाग जाने वाले में कोई ओबीसी है? ये तो अच्छा है कि उसमें कोई ओबीसी नहीं है, नहीं तो उसका भी दोष दे देते कि ओबीसी की वजह से देश बर्बाद हो गया। जैसे आरक्षण का चुटकुला बनाए थे कि कैंची छोड़ देते आरक्षण वाले थे। अच्छा, मेडिकल में आरक्षण है कि नहीं, पैसा देकर के आप डॉक्टर बन सकते हैं? तो बताओ, पैसे वाले आरक्षण का कभी चुटकुला बना? ओबीसी का अपमान किया गया और हम लोग अपमान सुनते रहे, सहते रहे। वो लोग जिनके पुरखे हाथ से मेहनत करके इस बंजर जमीन का सीना चीर करके इसमें से फसलें पैदा की, हाथ से लकड़ी को आकार देकर कोई कुम्हार बना, कोई लोहार बना, कोई कुंभी है, कोई किसान है, कोई निषाद है, कोई मल्लाह है, हाथ से मेहनत करके हमने दुनिया को रहने लायक बनाया। और जब नया भारत बना तो हमारे लिए उसमें जगह ही नहीं है। तो बताओ, सोया शेर है कि नहीं? और मंडल आंदोलन की एक सिफारिश लागू हुई 1990 में आज के दिन कि सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। महाराष्ट्र के लोगों, आपके यहां भी आंदोलन चल रहा है कि उनको भी शामिल कर दो आरक्षण में। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मंडल कमीशन की सिफारिश कह रही है, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, 52% पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी, रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए? 52% मिलना चाहिए, लेकिन 50% की अपर लिमिट बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि तमिलनाडु वाला मामला था जहां 69% रिजर्वेशन था कि 50% से ज्यादा आरक्षण होगा नहीं। इसलिए ओबीसी को मंडल कमीशन में लिखा हुआ है कि मजबूरी में हम 27% आरक्षण को रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर ओबीसी को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक 52% को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा। बताइए, इस बात को क्यों नहीं आप उठाते? आरक्षण की सीमा बढ़ाओ। अब एक दूसरा पॉइंट सुन लिया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया, कोई आंदोलन नहीं हुआ उसके लिए, बिन मांगे मिल गया। 15% आबादी की 52% है, पता ही नहीं, और रिजर्वेशन कितना दे दिया? 10%। सोचिए कहां से दिया, आंकड़े कहां से? और ओबीसी वाले कह रहे हैं हमको गिन तो लो एक बार, बकरी गिन लेते हो, पेड़ पौधे गिन लेते हो, और सब कुछ गिन लिए, वो इंसान गिनते नहीं। 2 लोग नहीं गिन रहे हैं, एक ओबीसी को नहीं गिन रहे हैं और एक अपर कास्ट के लोगों को नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि झोल तो यही है। सबसे ज्यादा आबादी किसकी? ओबीसी की। तो जैसे ही गिनती होगी आपको पता चलेगा कि कोई उमेश कोराम आकर के गांव में बताएगा कि अगर जातिवार जनगणना हो गई तो उनके 2700 हॉस्टल हैं, हमको 7200 मिल जाएंगे। बताइए, जैसे ही ये मिल जाएंगे वैसे ही आपको पता चलेगा ना कि जनगणना क्यों जरूरी है और क्यों नहीं होने दे रहे बोलो। यही बात गांव को समझाने की जरूरत है। आपने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे दिया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि 49.5% रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को था। टेक्निकल पॉइंट समझिएगा, 10% ईडब्ल्यूएस लागू हो गया जिसमें एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता, जानते ना। इसलिए ईडब्ल्यूएस केवल सवर्णों का आरक्षण है, ये बात कहने में कोई गुरेज तो नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि उसमें एससी एसटी ओबीसी को भी होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, उसमें तो गरीब होते ही नहीं, सब जो है क्रीमी लेयर हो गए। आजकल क्रीमी लेयर सब देख रहे हैं, क्रीम बनी ही नहीं, पता नहीं कहां से लेयर खोज रहे हैं उसमें। क्रीम बनी है क्या? न वाइस चांसलर, न जज, न उद्योगपति, न अधिकारी, न कैबिनेट सेक्रेटरी, और क्रीम कहां बन गई? ये बहुत बड़ा धोखा इंदिरा साहनी मामले में
उसी आरक्षण लागू होने के 2 साल बाद हुआ कि ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर थोप दिया गया। हमारे समाज के कुछ लोगों को हमसे दूर कर दिया गया, केवल इसलिए कि जो पढ़ लिख करके जागरूक होता ना, वही तो अपने समाज को जागरूक करने की लड़ाई लड़ता। यहाँ जागरूक लोग बैठे हुए हैं ना। इस समय ओबीसी के तमाम लोग दिन भर मेहनत किए होंगे, तब शाम को चूल्हा जला होगा, तब उनके घर में पेट में रोटी आई होगी, अगले दिन सुबह उठेंगे, फिर से कुआं खोदने जाएंगे, फिर से पानी निकालेंगे, शाम को पानी पिएंगे, फिर सो जाएंगे। बताओ, ओबीसी के लिए लड़ने के लिए उनके पास मौका है क्या? उनके पास शिक्षा पहुंची क्या? रोजगार पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। तो जिसके पास शिक्षा पहुंची, जिसके पास रोजगार पहुंचा, वही तो अपने समाज को पे बैठ के सोसाइटी के लिए लड़ेगा। और उसी को क्रीमी लेयर में डाल दो तो फिर वो आपकी क्यों लड़ेगा? क्योंकि उसके बच्चे को तो रिजर्वेशन मिलेगा। समझ गए कि नहीं? क्रीमी लेयर का सारा झोल इसलिए लाया गया क्योंकि आपको अपने समाज से तोड़ कर दिया गया और दुश्मन बना दिया गया। आजकल तो कहा जा रहा है एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का जज, पिताजी भी जज, बेटा भी जज, कल को कोई पैदा होगा तो बधाई देने वाला आएगा कि बधाई हो, आपका जज पैदा हुआ है। वहां क्रीम नहीं दिखती है। और यहाँ पहली पीढ़ी के लोग अभी व्यवस्थित रूप से आए भी नहीं और तुमने यहाँ क्रीमी लेयर लगा दी। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और बहुत खतरनाक समय पर हम खड़े हैं। तो 10% अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया है आपने, तो बताओ रिजर्वेशन की लिमिट 60% हो गई कि नहीं? 50% का कैप टूट गया कि नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट माना। तो बताओ 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोले, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जो भी लोग ओबीसी आरक्षण मांग रहे हैं उनको पहली मांग क्या करनी चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ा के 52% करो। बताओ सही की गलत? सही। आरक्षण के दायरा को बढ़ाओ। इस कंपार्टमेंट में बहुत भीड़ हो गई है, अब नई बोगी इसमें जुड़ेगी, तब नई सवारी आए, हम सबका स्वागत करेंगे गले लगाकर। जो भी हाथ से मेहनत करने वाला है वो हमारा भाई है। हमारी लड़ाई भाई से लड़ने की नहीं है, लेकिन जानबूझकर सरकारें भाई को भाई से लड़ा रही है। इससे इसलिए जिसको भी आपको देना, पहले हमारा कोटा तो पूरा करो और आरक्षण की सीमा तो बढ़ाओ और हर जगह जरा जाति जनगणना करके दिखाओ कि कितने लोगों को कितना रोजगार मिला, शिक्षा मिली। इसलिए मैं बधाई दे रहा हूं, बार बार बधाई दे रहा हूं। और इसीलिए मैं दिल्ली के सारे कार्यक्रम छोड़ करके, खेमेन जी यहाँ बैठे हुए हैं और अनिल भाई हैं, उन्होंने जब कहा कि हमें यहाँ आपको बुलाना चाहते हैं, पहले नहीं आ पाया था 1-2 बार, अब की इसलिए आया कि पिछली बार मैं वनी में आया, मंडल रथ निकाल करके, जाति जनगणना जनजागृति रथ निकाल करके आप गांव-गांव जो चेतना फैला रहे हैं साहब, मैं उससे आपसे हिम्मत लेने यहाँ आया हूं कि आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके इस पूरे अभियान को हिम्मत दीजिए और मदद करिए। क्योंकि अगर हमारी आबादी इतनी है तो हमारे लोग कहाँ हैं? 500 लोग की कुर्सी भरने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है। सोचिए ना भाई, सोया हुआ शेखा जी के बेटे थे, उनके बेटे भी मुख्यमंत्री, विदेश से पढ़ाई करके आए और वो भी अपने को तमाम लोग उस समुदाय से आते जिनको अछूत नहीं बनाया। और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उसके बाद उनके घर को गंगा जल से धुलवा कर उनको बेइज्जत किया, अपमानित किया। और इस चुनाव में जब वो मंदिर गए तो मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुला। बताओ ये सम्मान किया कि अपमान किया? बिहार में एक समय में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और उसी बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी और यूपी में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। तो दिल्ली में से जातिवादियों ने नारा बनाया, ओबीसी समाज के लोगों को अपना इतिहास पढ़ना, गालियां दी गई कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये नारा बनाया तुमने, अपमानित किया। भैंस चराने वाला देश नहीं चला सकता क्या? बाल काटने वाला अन्याय के पर नहीं कतर सकता क्या? वही कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज के आते थे, 10वीं की परीक्षा पास किया तो उसके बाद अपने यहाँ के सामंत के पास गए और उसने कहा कि नाई का पहला बेटा हूं जो 10वीं पास कर गया। तो उसने बुलाया, कहा 10वीं पास कर गया, आओ पैर दबाओ। अपमान किया। और जब वही कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी कि अगली बार किसी किसान कुमार के बेटी को अगर पढ़ाई करनी हो तो उसको किसी के सामने झुकना न पड़े। हमारे लोगों को जब मौका मिला तो हमारे लोगों ने न्याय किया, सम्मान दिया और अपमान सहते रहे। इसलिए मंडल आंदोलन, अगर इस देश को बचाना है, अगर इस देश को सबका देश बनाना है, सबका भारत बनाना है, तो जाति जनगणना के बिना यह देश सबका नहीं बनेगा। इस देश की दीवारों पर जाकर लिख दीजिएगा कि जाति जनगणना नहीं तो कोई जनगणना नहीं, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
ये पहला सूत्र है जिसको हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई पता ही नहीं हमारे लोगों को शिक्षा कितनी मिली, और जातिवार जनगणना को समझाना पड़ेगा। मैं बधाई दूंगा उमेश भाई आपकी पूरी टीम को कि आपने आंकड़ों से देश को समझाने की कोशिश की कि जब जाति जनगणना होगी तो कितने हॉस्टल बनेंगे, कितना फंड मिलेगा, कितने रिसर्चर पैदा होंगे, कितनी नौकरी बढ़ेगी, कितना उनके बिजनेस व्यापार में मौका मिलेगा। मंडल कमीशन की सिफारिश 1 लागू हुई 1990 में, दूसरी लागू हुई 2006 में एजुकेशन में जब लागू हुआ। 38 सिफारिशें तो अभी भी बची हुई है, और इतना बड़ा ओबीसी शेर है अपने मंडल कमीशन की सिफारिश नहीं लागू करा पा रहे। गलत है कि नहीं? और इसको हम नहीं बोलेंगे आपसे, आप नहीं शिकायत करेंगे हमसे, तो कौन बन ले आएगा? जिस दिन इस देश का ओबीसी जाग गया उस दिन इस देश में, इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस देश के हित के लिए जरूरी है कि ओबीसी का आंदोलन इस देश में सबसे बड़ा होना चाहिए। बिना ओबीसी के तो न्याय नहीं मिलेगा साहब। और इसलिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने बस रख करके अपनी बात खत्म करूंगा। विपरीत मौसम है, आप लोगों को भी दूर जाना है और थोड़ी शिकायत करने की मेरी आदत है कि जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सीधी बात, अगर हम अपनी कमियों पर बात नहीं करेंगे तो यहां बैठ करके बड़ा बड़ा भाषण देकर के मैं चला जाऊंगा, आप भी बहुत सम्मान देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? अगला रथ कैसे निकलेगा? जनगणना कैसे होगी? हमारे समाज को हम समझाएंगे कैसे? और कहां गलती हो रही है इसको भी तो बात समझना होगा। और इसलिए इस बात को समझिएगा, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले? अब तो लोग बांटने वाले मिल रहे हैं, तोड़ने वाले मिल रहे हैं। ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, दलित को दलित से लड़ा दो, अब तो तोड़ रहे हैं सब ना। हम लोग जोड़ने के लिए यहाँ आए। एजुकेशन में बजट 10 साल पहले 5% के आसपास था, 4.9, और इस बार एजुकेशन का बजट 2.5 हो गया। पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो नौकरी मांगेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो पाखंड में सवाल पूछेगा कि बाबा लोग कहां से आ गए जो पर्ची बना के कहता है तुम्हारे घर में सुख संपत्ति नहीं है क्योंकि तुम हरी चटनी खाते हो, कल से लाल चटनी खाओ, जाओ दया हो जाएगी तुम्हारे पास। ये बाबाओं के दुकान बंद हो गई। इतने बड़े बड़े बाबा आजकल आपके यहाँ आ रहे हैं कि नहीं? एक बाबा मध्य प्रदेश का है, वो कहा कि अगर आपके बच्चा बच्ची पढ़ाई ना अच्छी करे तो उनको ना बेलपत्री पर शहद लगाकर एक जगह लगा देना और आपका बेटा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसी का बेटा 8वीं में फेल हो गया, और दुनिया भर के बाबा को मूर्ख बना रहा। और सबसे ज्यादा बाबाओं के चक्कर में हमारे समझदार को सब धर्म यहीं पर लेकर के। अरे मैं आया पिछली बार, पता चला कि यहाँ भी आजकल कोई कथा उथा करने वाला आ रहा है, लाखों रुपया उसको चंदा दे रहे हैं भाई। एक छोटा सा किस्सा सुनो तो 5 मिनट और बोलूंगा। महात्मा फूले ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है तृतीय रत्न। महात्मा फूले ने लिखा कि एक आदमी ओबीसी था। महात्मा फूले भी तो, और फूले को अपना गुरु बनाया बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु, तीनों में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं। रिश्ता देखो ना हमारा, पहले गुरु महात्मा बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर, और तीसरे गुरु महात्मा फूले। रिश्ता हमारा वैचारिक है। इसलिए अगली बार बड़ी सी तस्वीर मैं आपको एक सलाह देके जा रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की, बीपी मंडल की और बिरसा मुंडा की, तीनों की तस्वीरें बड़ी बड़ी लगाइएगा ताकि हमारा एक रिश्ता दूर से दिखे कि हम तीनों एक होकर के आगे की लड़ाई लड़ने चाहते हैं। और इसमें और नायक जितने हैं वो सब हमारे नायक हैं। तो महात्मा फूले ने लिखा कि एक ऐसे किसान बड़ा परेशान था जीवन में। मैं तो रेफरेंस से बोलता हूँ, पता चला दिल्ली लौटू बीच में ही मुकदमा हो जाए, जेल में चले जाए। आजकल तो ये भी बहुत हो रहा। तो इसलिए महात्मा फूले ने लिखा कि वो आदमी बहुत परेशान था। वो एक आदमी के पास गया और कहा कि हुजूर आप तो धरती पर भगवान के अवतार हैं, बारिश हो ही रही है, अभी आप लोग जाएंगे कहाँ पे? 2 कहानी और सुन लीजिए। तो सही मौका है, खाना बनवाया इन्होंने बहुत मेहनत करके, और जरा जाइएगा तो 1-1 रुपया, मैं चंदा वाली बात कह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जो लड़ाई लड़ता है उसकी हर तरह से मदद करिए। अगर उनके साथ चल सकते हैं तो साथ चलिए, अगर उनके साथ नहीं चल सकते तो किसी को साथ चलने के लिए भेजिए। अगर भेज भी नहीं पा रहे तो उनके
बारे में कुछ लिखिए, बोलिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनका समर्थन करिए, उनका विरोध मत करिए, तब जाकर के कोई आंदोलन खड़ा होगा। और हम लोग क्या करते हैं, आपस में ही कमियां ढूंढो। इस बार हमको मंच पर नहीं बिठाया, हमको मंच पर बुलाया तो पीछे वाली कुर्सी पर बिठा दिया। अब नहीं आएंगे इनके कार्यक्रम में, हमारा भाषण नहीं कराया, और जिसका भाषण करा दो वो कहेगा बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। इस चीज से हमें ऊपर उठना होगा। और मैं भी कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मतलब बातचीत करने आपसे आया। हम आपसे हिम्मत लेंगे, हम आगे कहीं और उस हिम्मत को आगे बढ़ाएंगे, और वहां की हिम्मत हमारी हिम्मत से आपको हिम्मत मिलेगी। ये हमारा आंदोलन है। और जो पीढ़ियां आंदोलित नहीं होती ना, संचालक महोदय बहुत शानदार बात कह के गए, जो पीढ़ियां आंदोलित नहीं होती, सो जाती हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होती हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए हमें जागना है। एक बहुत बढ़िया शेर मुझे याद आता है, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक नए दिन कोई फैसला करना होगा। आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। ये मेरी बात याद करके लिख के रख लीजिएगा। आरक्षण का फायदा हमने लिया, संविधान का फायदा हमने लिया, मंडल आंदोलन का फायदा हमने लिया, और जब लड़ना हुआ, प्रदीप साहब वीआरएस लेकर के बैठे हुए हैं। बताइए, इतनी बड़ी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी, हमारी आंखों के सामने वो लड़ाई छीनी जा रही है, और हमारी नई पीढ़ी को पता ही नहीं। इस कार्यक्रम में अगली बार इतनी मेहनत करिएगा कि 500 नहीं 5000 50,000 के दिन आए, तब मानेंगे हम कि ओबीसी शेर है, जाग गया है। क्योंकि न जागे इसके लिए 2 GB डेटा उसको फ्री में दिया जा रहा है। आटा फ्री में नहीं दिया जा रहा, डेटा फ्री में दिया जा रहा है। और डेटा का उपयोग झूठ फैलाने में, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाने में। बताओ, ओबीसी समाज का कोई हक मुसलमानों ने छीना क्या? ओबीसी के आरक्षण का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? और जब देखो तब ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाले मुसलमान को दुश्मन बनाकर हिंदू बना देंगे आपको। और आपको जब हिंदू बनाते हैं तो आप भी जरा पूछो ना कि ओबीसी भी हिंदू था, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट में कितने जज ओबीसी के पहुंचे? बताओ, अगर ओबीसी भी हिंदू है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर ओबीसी के? और इसीलिए जातिवार जनगणना बहुत जरूरी है। धर्म में, धर्म दिल में होता है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और हमको बाहर के नाम पर लड़ाया जाता है। हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है, हक और अधिकार की लड़ाई है, समानता और न्याय की लड़ाई है। इसी बात को गांव-गांव पहुंचाइएगा। इस देश में कभी कोई दंगा नहीं हो सकता, और दंगा में हमारे लोगों को इस्तेमाल करते। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा रहे? क्या आपको नहीं पता कि आपके महाराष्ट्र के 50 से 60 हजार स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए? इसलिए प्रोफेसर की डायरी को ऑनलाइन मंगा के पढ़िएगा। मैं आपको कह के जा रहा हूं, आप नहीं पढ़ेंगे भाई तो कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए कि आपके यहाँ के सरकारी स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं। मंडल कमीशन कह रहा है कि हर जिले में एक हॉस्टल बनेगा, उन्हें इसीलिए हॉस्टल की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन कहता है सर विशेष कोचिंग सेंटर बनेंगे ओबीसी बच्चों के लिए, विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी ओबीसी लोगों के लिए, वित्तीय निगमों की स्थापना की जाएगी। मंडल कमीशन की 38 सिफारिशें पढ़िएगा, उससे एक भी लागू नहीं हुई। और हमारी संपत्ति को कोई और लूट करके कभी सरकार बना रहा है, कभी महीना महीना अपने बेटा बेटी का ब्याह कर रहा है, शादी कर रहा है, और कभी पैसा लूट करके विदेश भाग जा रहा है। और हमारे लोग गरीब हैं, 80 किलो लोगों को 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 80 करोड़ में से 70 करोड़ ओबीसी होंगे। बताइए गलत कह रहा हूं सही? जो 5 किलो अनाज पर जीने को मजबूर हुआ, 80 करोड़ में से 70 करोड़ ओबीसी होंगे, लेकिन ओबीसी को चिंता ही नहीं। अगर आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार मिलता और मंडल कमीशन लागू होता तो ये मंदिर वाले लड़ाने वाले लोग इतना बर्बादी नहीं करते, और हमारे लोगों को कंगाल बना दिया, हमारे लोगों को मजबूर बना दिया। ऑक्सफैम का डेटा कहता है 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है, 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा कर रहे हैं, 9% आबादी पर 90% लोग
आबादी वाले जी रहे हैं, 9% वेल्थ केवल उनके पास है। जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि वो 1% आदमी कौन है जो 40% लोगों की संपत्ति का कब्जा किए हुए। बिहार में जातिवार जनगणना होगी, पता चला ना कि 75% आरक्षण नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बताओ बिहार के आरक्षण को रोकने वाले कौन लोग थे? पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो। केवल धर्म के नाम पर लड़ाने वाले आपके बच्चों का भविष्य चौपट करने के लिए आते हैं और दंगे में इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपके बच्चों का असली दुश्मन वो है जब आपके आरक्षण पर चुटकुला बनाकर गाली देता है और आपका आरक्षण बढ़ाने का विरोध करता है। जितने भी लोग कहीं भी मिले ओबीसी घरों के लोगों, इसको पहुंचाइएगा। जो भी आपसे कहे कि तुम्हारा दुश्मन कौन, तो आप पूछिएगा जो हमारे आरक्षण का विरोध करता है, ओबीसी को 60% आबादी को 60% आरक्षण का विरोध करता है, उसी को हम दोस्त मानेंगे जो हमारा हक हिस्सा बराबर देने की बात करेंगे। और इसलिए पाखंड और अंधविश्वास का बाजार दुकान लगा दी नहीं। ज्योतिबा फुले ने लिखा अपनी किताब में, वो आदमी जब गया और कहा कि हुजूर बहुत परेशानी है, क्या बोला उन लोगों ने? कहा शनि ठीक जगह पर नहीं है। क्या नहीं है? शनि ठीक जगह पर नहीं। अभी इसरो का विमान भी शनि तक नहीं जा पाया है। इस धरती पर बैठकर एक आदमी शनि तक चला गया। मंगल ग्रह को पता ही नहीं कि उसके नाम पर धरती पर कितनी शादी विवाह टूट जाते हैं। मंगल ग्रह को पता ही नहीं। यहां हालत यह है, शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो कहा कैसे आएगा? कहा हवन कराना होगा। ज्योतिबा फुले ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, तृतीय रत्न नाटक का नाम हमारे पुरखों के बारे में बात हो रही है, किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। महात्मा फूले करें, मुकदमा कर रहा हूं तो महात्मा फूले पर करना। समझदार का इशारा काफी, मैंने रास्ता भी बता दिया। अगर धर्म पर टिप्पणी आप करेंगे तो आपको जेल में डाल देगा। अगर जेल में कहा एक बार विरोध करके महात्मा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर का देख लो। हमारे पुरखे सबसे बड़े डॉक्टर थे, इलाज करके गए, हमें बस दवाई घर घर बांट देनी है। और वो दवाई का नाम है गुलामगिरी, दवाई का नाम है जाति का विनाश। दवा रखी हुई है हमारे पास। जितने भी किताबें धर्म की आपके घरों में हैं, उसके बगल में ले जाकर के भारत का संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट रखवा दीजिए, अपने आप दवाई काम करना शुरू कर देगी। इससे बड़ी दवाई क्या है? तो उन्होंने कहा ज्योतिबा फुले ने कि उसके बाद वो कहता है कि कितना खर्चा होगा, तो उसने कहा कि 1000 रुपया खर्च होगा। कहा इतना तो हमारे पास है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे लिए डिस्काउंट दे देते हैं, 50% डिस्काउंट, 5,500 रुपए में तुम्हारा हम करा देंगे। कहा इतना भी नहीं। कहा 100 रुपया दे दो, छोटी वाली हवन करा देते हैं, शनि शांत रहेगा, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा देंगे। हिंदी समझ रहे हैं ना? कहेंगे मला मराठी येत नहीं, मैं बस ऐसे ही बस हिंदी में बोल रहा हूँ और गुस्ताखी कर रहा हूँ। आखिरी 2 मिनट बस लूंगा आपसे कि जब वो आदमी बोला कि मेरे पास 100 रुपया भी नहीं, तो वो आदमी बोला कि अच्छा 10 रुपया है, उसको दे दो, एक मंत्र दे जाता हूँ, जाप करते रहना, शनि शांत रहेगा। उस आदमी ने खड़ा होकर के जेब निकाल के कहा कि हमारी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। सामने वाला आदमी गुस्से में खड़ा होकर कहा कि जब तेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी लड़ाई तो उसी की है। जब तेरे जेब में कुछ है ही नहीं तो बिगाड़ेगा क्या वो? असली लड़ाई हमें यही अपने लोगों को समझानी है। धर्म कर्म दिल में होता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखे ना। जो आपके भीतर का उसको बाहर पूजा करनी है, घर में करो। भगवान तुम्हारे दिल में है। और किसी को चंदा देने की बजाय उस 1 रुपए से किसी को कलम और किताब खरीद करके दे देना, भूखे को रोटी दे देना। अगर कहीं भगवान होगा तो सत्य इस बात पर खुश हो जाएगा। बताओ गलत कह रहा हूं किसी का? कलम और किताब रहेगी तो अगली पीढ़ी चेतना से संपन्न हो, मंडल कमीशन का इतिहास पढ़ेगी, हमारे पुरखों की लड़ाई पढ़ेगी, और हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को पता ही नहीं साहब। झट से झंडा शिवाजी का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है और शिवाजी को वो सब धर्म के नायक बना देते हैं। शिवाजी के सेना में सबसे बड़ा सेनापति मुसलमान था और शिवाजी को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा दिया। शिवाजी मराठा है ना, तिलक करना हुआ, राज तिलक। प्रदीप साहब सबसे अच्छा बताएंगे, अंतर जाति विवाह उन्होंने भी किया और शिवाजी की माता जी कौन थी ये बात आप लोग जानते हो। अंतर जाति विवाह था और उन्हें राज तिलक करने से मना कर दिया गया
कि तुम तो वो हो ही नहीं जो राजा बनते हैं। समझ गए ना, इशारा समझा ना। बनारस से एक पंडित बुलाया गया, पैर के अंगूठे से वो राज तिलक करता है, और उसके बाद जब लौटता है बनारस में तो उस पंडित को भी घर से निकाल दिया जाता है कि तुम वहां राज तिलक करके आए। कल तक तुम इनके खिलाफ थे और आज तुम उनको धर्म का नायक बना रहे हो। नहीं भाई, शिवाजी जैसा राज अगर चलाना है तो जिना जाति जनगणना करानी होगी, शाहू जी वाला राज चाहिए तो जाति जनगणना करानी होगी, बाबा साहब अम्बेडकर वाला राज चाहिए, बीपी मंडल वाला राज चाहिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह वाला राज चाहिए, तो बिना जातिवार जनगणना के सबको सबके हिस्से का हक दिए वो पूरी लड़ाई कभी भी पूरी नहीं होगी। इस बात को कह करके मैं आपसे कह रहा हूं, वक्त की ये जरूरत समझ लो। मंडल कमीशन की, लेकिन हम आपके सम्मान को सर माथे पर लेकर लौटेंगे और कहेंगे कि महाराष्ट्र में अगर जनगणना रथ, मंडल रथ निकल रहा है तो यूपी बिहार में भी निकलना चाहिए, पूरे देश में निकलना चाहिए। और आप इस मेहनत को जारी रखिएगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगले 10 साल में देश का सबसे बड़ा आंदोलन, हम सब एकजुट रहे तो कोई सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा तो वो ओबीसी का आंदोलन खड़ा होगा, मंडल का आंदोलन खड़ा होगा, और उस मंडल के आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कलम और किताब को जिंदा रखिएगा, आंकड़ों को जिंदा रखिएगा, और ऐसे ही बारिश से बिना डरे, बिना झुके, बिना कमजोर पड़े कार्यक्रमों में आते रहिएगा, संगठनों को मदद करते रहिएगा। अगली बार फिर आएंगे और मेरी किताब जरूर पढ़िएगा। गुजारा नहीं है, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। मंडल आंदोलन की इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। और इस बराबरी की लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, बीपी मंडल और विश्वनाथ प्रताप सिंह की लड़ाई को, अर्जुन सिंह की लड़ाई को, बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लड़ाई को, रोटी और बराबरी का समाज बनाने के लिए उन्होंने नारा लगाया, समसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और हमारे नायकों ने उस नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। चुनाव तो आपके यहाँ भी आने वाला है, समझदार को इशारा काफी। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर, जो जाति जनगणना की बात करेगा वही देश पर। इसी नारे को बुलंद करिएगा और तमाम तरह से बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिस हम सारे लोग अपने हक की लड़ाई को, अपने अधिकार की लड़ाई को एकजुट होकर के तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय ओबीसी, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। ओबीसी म्हणजे काय, ओबीसी कोण आहे असं कळून दिलं, यावरून एकच संदेश मित्रांनो, थोड्या वेळ थांबा, आपण लवकरच संपवू, संपण्यासाठी जेवणाची व्यवस्था आहे, आपण थोड्या वेळ थांबावं एवढंच विचार सांगतो। एकच म्हणावंसं वाटतं, निश्चित युद्ध जिंकू जे हरलो गुदस्ता, निश्चित युद्ध जिंकू जे हरलो गुदस्ता, विजू नकोस, विजू नकोस देऊ, विजू नको देऊ हे मशाल हाती दोस्ता, विजू नको देऊ तू हे मशाल हाती दोस्ता। हा संदेश जरूर काही सन्माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव सरांनी दिलेला आहे आणि आपल्याला पुढे जायचं आहे। आता फक्त मित्रांनो अध्यक्ष भाषणाच्या हवेनं ह्या आपल्या आज गोंदिया जिल्ह्यामध्ये ओबीसी आंदोलनाला गतिमान करणारे जे मान्यवर आहेत, मूर्तमोड ओबीसी आंदोलनाची मूर्तमेढ रोवणारे आमचे सोबती आहेत, काही अजूनही सक्रिय आहेत, काही इतर आपण सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मित्रांनो जे आंदोलनामध्ये काम करतात त्या सोबत्यांची आपल्याला जाणीव असावी, त्यांच्या श्रमाचं
त्यांच्या श्रमाच्या योगदानाच्या समाजासाठी त्याचा सन्मान आम्हाला करता आलं पाहिजे. ह्या अंगानं सर्वप्रथम मी इथं आमंत्रित करतो आहे लक्ष्मण यादव सर आणि सगळे सोबती इथं. त्याचसोबत ह्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये ओबीसी संघटनेच्या माध्यमातून मुहूर्तमेढ रोवण्यामधले एक सोबती म्हणजे आपल्या समोर ओबीसीच्या प्रश्नावर